नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 415। आ जाइए। और टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिल ही जा रहा होगा। और भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर इच्छा हो तो। देखिए, कहा 9435 को 7593 में जोड़ा जाता है। ओके ना। और फिर योग से 2607 घटाया जाता है, तो जो परिणाम आएगा वो किससे डिवाइड होगा। तो सर इन दोनों को अगर ऐड करिएगा तो 5 3 8 9 3 12, 5 4 9 और 1 10, 9 7 16 और 1 17। और योग में से 2607 को घटाया जाता है। घटाइएगा सर, 1 2 4 4 और 1, 14,421 का ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो सर चार ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 4, 4 से कटने का रूल होता है, आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो ये तो कट रहा नहीं है, किस खत्म हो गया। अब ऑप्शन जरा आप देखिए यार, बी 10, 10 से तो कटेगा नहीं। 3, 3 से कटने का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा मीन्स वो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए, तो यहाँ 4 और 2 6, 3 से कटेगा ना 6, यस। 4 और 1 5 और 1 6, 3 से कट गया, यानी कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखिए ये अच्छा सवाल है यार। का एक टैंक में 3 नल ए बी सी है। ओके ना। ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकता है। का अगर ए अकेले भरेगा ना तो टैंक को भर देगा मेरे भाई 10 घंटे, और बी भर देगा 20, और सी भर देगा मेरे भाई 25 घंटे। 10 20 25 का एलसीएम टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 100। 10 कहाँ बचे, 25 चौक 100। तीनों पाइपों का एफिशिएंसी पता करके मेन अब समझना है यहाँ से। का सबसे पहले तीनों नलों को एक साथ ओपन किया जाता है, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, तीनों नलों को एक साथ ओपन किए हैं और 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिए हैं। कहा और ए तथा बी चलते रहता है, शुरू होने के 4 घंटे बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है और शेष टैंक अकेले ए द्वारा भरा जाता है। तो नल ए द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात करें। सुनिएगा गौर से। कहा कि सर शुरुआत में तीनों नलों को एक साथ ओपन किए, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिए, तो 2 घंटे बाद न बंद किए हैं, यानी ए बी एंड सी, ए बी और सी 2 घंटे तक साथ में चला। तो मेरे भाई तीनों एक साथ अगर चलेगा तो 1 घंटा में कितना 19 लीटर भरेगा, तो 2 घंटा में कितना भरा होगा 38। क्लियर है। उसके बाद सी को बंद कर दिए। कहा कि ए और बी चलता रहा तथा ओपन होने के 4 घंटे बाद बी को बंद किए हैं, यही लाइन समझना है। अच्छा, सी के बंद होने के बाद ए और बी चलता रहा और ओपन होने के 4 घंटे बाद बी को बंद किए। अच्छा, ओपन होने के 2 घंटे बाद सी बंद हुआ और ओपन होने के 4 घंटे बाद बी को बंद किए, यानी कि सी के बंद होने के बाद ए और बी चला है केवल 2 ही घंटा ना। समझिए, जैसे जब तीनों को ओपन किए इसके 2 घंटा बाद सी को आप बंद कर दिए, ठीक है, और ओपन होने के 4 घंटे बाद आप बी को बंद कर दिए, यानी कि आप बताइए 2 घंटा तक तो तीनों साथ में चला है, तो आगे कै घंटा बचा, 2 ही घंटा ना। तो ये टोटल ओपन होने के 4 घंटा बाद बी को बंद कर दिए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर ओपन होने के 4 घंटे बाद आपने कहा कि बी को बंद कर दिया है, यानी कि ओपन होने के 2 घंटा बाद सी को बंद किए, यानी कि सी के बंद होने के बाद ए और बी चला होगा केवल कै घंटा, 2 ही घंटा। तो 2 घंटा में कितना भरेगा, तो कितना भर गया 68। टोटल 100 लीटर का टंकी है, 68 भर गया, तो रिमेनिंग बचा होगा कितना 32 लीटर। और कहा है कि इस बचे हुए टंकी को जो है ए अकेले भरेगा। तो सर ए 1 घंटा में 10 लीटर, तो इस 32 लीटर को भरने में ए को समय कितना लगेगा, तो 3.2 आवर लगेगा। सवाल कहा ए द्वारा किए गए काम का प्रतिशत। तो पहले तो आप ये बताइए ए टोटल कितना देर काम किया है, ए टोटल कितना देर काम किया है। तो आप बोलेंगे सर 2 घंटा तो तीनों साथ में किया है, ठीक है। उसके बाद सी के बंद होने के बाद भी 2 घंटा ए और बी मिलकर काम किया। उसके बाद अकेले 3.2 घंटे तक काम किया, तो ए टोटल काम किया 2 और 2 4,
4 और 3.2 यानी कि ए अकेले काम किया 7.2 आवर तक, ए अकेले 7.2 आवर तक काम किया। सर ए 1 घंटा में 10 काम तो 7.2 आवर में कितना काम कर दिया होगा? 72 काम कर दिया होगा, मानते हैं बात। और पूछा है कि ए पूरे काम का कितना प्रतिशत किया है, तो ए 72 काम किया है कितना में से? 100 में से, यानी कितना परसेंट? 72% हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, कहा 4 सेंटीमीटर एक छोटा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर सवाल पे आएंगे। जैसे देखें यार, ये 3 वृत्त है। कहाँ से आप? जैसे देखें, ये हो गया, ये 3 वृत्त है, 3 समान वृत्त जिसमें प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो आपसे बोलेगा कि इस पे बांधे गए बेल्ट का लंबाई क्या होगा, इस वृत्त पे बांधे गए बेल्ट का लंबाई क्या होगा, ये निकालना है। तो इस पे बांधे गए बेल्ट का लंबाई, ओके ना, इस बेल्ट का लेंथ निकालना है। एक तो ये हो गया, एक मान लीजिए अगर 2 वृत्त ऐसा है, ठीक है, ये 2 वृत्त है, और आपसे बोले कि भैया इस वृत्त पे बेल्ट बांधे, इस बेल्ट का लंबाई निकालना है। और एक सपोज ये है, ये क्या, ये है, ठीक है, जो भी है काम चला लीजिएगा आप लोग। अगर यहाँ से बेल्ट का लंबाई निकालेंगे सर, तो ये हो जाएगा 6R, कैसे आता है वो भी सीखेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा 6R + 2πr, ये हो गया लेंथ ऑफ बेल्ट। यहाँ पे लेंथ बेल्ट का जो लंबाई होगा ये होगा सर 4R + 2πr। और सर यहाँ लेंथ ऑफ बेल्ट होगा 8R + 2। याद रखना भी बहुत आसान है। 2πr तो सर हर जगह कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 वृत्त है, 3 सर्कल है, तो 3 × 2 = 6R हो जाएगा। यहाँ पे 2 सर्कल है तो 2 × 2 = 4R हो जाएगा। और यहाँ पे 4 सर्कल है तो 4 × 2 = 8R हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा, क्लियर है। ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। अब समझिए अगर इसको बनाना चाहे तो कैसे होगा। देखिए, अब बताना आराम से। ये केंद्र है सर, केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, रेडियस। चर्ली केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सिमिलरली केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, ये रेडियस और ये वाला भी रेडियस हो।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब आप बताना सर, ये अगर ये 2r, ये 2r, ये 2r, तो ये तीनों भुजा का लंबाई समान, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60-60 डिग्री का होता है। ओके ना? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए सर, यहाँ केंद्र से अगर टेंजेंट को मिलाइएगा, केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा, जरा बताइए, केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा मेरे भाई, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो यहाँ कितना डिग्री? ये 90 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगेन इधर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो ये 90 डिग्री। सिमिलरली इधर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा, ये भी 90 डिग्री। यहाँ केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा, ये 90। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो ये भी 90 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब आप बताना, ये r प्लस आर कितना है? ये पूरा 2r है। अगर ये 2r है सर, 90-90-90, तो ये आयत है ना, तो ये अगर 2r है, ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 2r हो जाएगा। हो जाएगा, मानते हैं बात को? सिमिलरली यहाँ r, ये भी आयत है सर, थोड़ा फिगर ऐसा बन गया, नहीं तो ये आयत है सर। ये r प्लस आर 2r है, तो ये वाला भी स्ट्रेट वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है ना? सिमिलरली r प्लस आर 2r, तो ये वाला भी 2r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो स्ट्रेट वाला जो लाई है, ये स्ट्रेट जो पूरा टाइट है, इसका लेंथ तो निकाल लिए, 2r प्लस 2r कितना हो गया? 6r। ओके ना? अब एक चीज बताइए, क्या बताइए सर? तो अब बच कौन सा गया है? ये चाप जो है, ये कर्व के आकार का है ना, ये बच गया है। टोटल क्या गो है? तो आप बोलेंगे सर ये टोटल 3, ये टोटल 3। और टोटल अगर ये 3 गो है तो आप बताना, ये 90 है, ये 60 है, ये आयत है तो 90, ये भी 90। तो 90 या 90, 180 या 60, 240। वृत्त के केंद्र पर टोटल 360, 240 है, तो ये वाला कितना? 120। और आप सबको पता है चाप का लंबाई, अगर ये चाप है तो चाप का लंबाई होता है थीटा बट्टा 300 इंटू 2 पाई। सर एक चाप का लंबाई इतना, एक चाप का लंबाई इतना, और ऐसा ऐसा चाप है क्या गो? 3 को। तो एक चाप का लंबाई इतना, 3 चाप का लंबाई कितना? तो 3 से गुना। तो 120 या 360 से 360 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 2 पाई। तो निकालना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, पर ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये चीज याद होना चाहिए कि सर 3 ब्रीथ है, उस पर बांधे गए बेल्ट का लंबाई, तो 3 दूना 6r हो जाएगा। 2 ब्रीथ है तो 2 दूना 4r हो जाएगा। 4 ब्रीथ है तो 4 दूना 8r हो जाएगा। ओके ना? अब आ जाइए सवाल पे। देखिए, कहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर डोरी कसकर बांधी हुई है, तो डोरी की लंबाई कितनी होगी? तो डोरी का लंबाई 6r प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो r है सर रेडियस 4, तो 4 छक 24, अब प्लस 4 दूना 8 पाई, तो 24 प्लस 8 पाई, ऑप्शन ए। देखिए, का सोनाली ने एक स्कूल में विज्ञान शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिक में 8 है, भौतिक फिजिक्स में कितना? 8 है, केमिस्ट्री में 8, सर जीव विज्ञान यानी बायो में 6, और इंटरव्यू साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंटरव्यू को क्रमशः 2, 3, 3 और 4 का वेटेज दिया गया था। तो सोनाली का भारित औसत स्कोर कितना? भारित यानी वेटेड एवरेज क्या है? अच्छा, 8। फिजिक्स में कितने नंबर लाया है? 8। और लाई है कितना? 8। और उसका वेटेड कितना है? वेटेज कितना है? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंटरव्यू को क्रमशः इतना वेटेज दिया गया। हाँ, फिजिक्स का कितना है? 2, तो 8 दूना टोटल मार्क्स 16। सर केमिस्ट्री में 8 और 8 दिया, बायो में 6 है, वेटेज कितना है? 3 है, तो 6 3 टोटल 6 3 का 18, 6.5 है, और वेटेज कितना है? 4, तो टोटल कितना? 4 पचे 20, 24 2 26। और इनका वेटेड एवरेज पूछा है, तो वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12। सर ऊपर में ऐड करिएगा, 8 6 14, 4 18, 18 6 24, हाथ में रहा 2, 2 4, 2 6 या 2 8, 84/12, यानी कि कोई दिक्कत किसी को?
देखिए का ए और बी का, अच्छा मान लीजिए एक्स और वाई दो नंबर है, हम बोले इन दोनों का मध्यानुपात क्या होगा, तो आप सबको पता है कि सर मध्यानुपात होता है रूट अंडर ए बी। मध्यानुपात रूट अंडर ए बी यानी रूट अंडर एक्स और वाई दो नंबर है, तो इसका मध्यानुपात हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जरा सवाल का है यार ए और बी का मध्य समानुपातिक सी है, यानी ए और बी का मध्यानुपात जो है, तो सर ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी, और इसका मध्यानुपात दिया है कितना सी। कोई दिक्कत सर। अब रूट हटाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। सही है। अब आगे बढ़ी, आगे कहा ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य समानुपात। सर ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य समानुपात क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी होगा, रूट अंडर ए बी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, तो रूट अंडर ए बी यानी कि ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी। तो ए का काम कर रहा है ये कंप्लीट, बी का ये कंप्लीट काम कर रहा है, तो रूट अंडर ए बी यानी इतना गुना इतना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू सी सी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी एंड सी। सर ए बी के जगह, चूंकि ऑप्शन जितना भी है सब केवल सी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ए बी के जगह अगर सी स्क्वायर रखिएगा, तो सी स्क्वायर इंटू सी क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। ऑप्शन सही है, अच्छा सवाल था ये। देखिए का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई बराबर 84, एक्स माइनस बाई बराबर -10 है, तो बाई का वैल्यू निकालना है। देखिए यार एक चीज तो है कि आप ऑप्शन से जा सकते हैं इस सवाल को करने के लिए, कि सर बाई का वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन में देख लेंगे कि बाई का मान जैसे 2 लेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स माइनस बाई -10 है, तो बाई अगर 2 लीजिएगा तो एक्स -8 लेना पड़ेगा। एक्स और बाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो काम ठीक है, नहीं तो फिर आगे इस तरह से ऑप्शन को चेक करिएगा। एक और तरीका है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे बताइए आपको अगर ए स्क्वायर -2ab लिखा दिख गया, तो आपके मन में थोड़ा सा तो आएगा कि सर ए स्क्वायर -2ab कहाँ आता है, कहाँ आता है, तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर अगर ऐड कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। तो इसको जरा देख कर आप बताइए तो क्या लग रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई है, क्या लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा करते हैं ना, इसमें बाई स्क्वायर ऐड कर देते हैं, क्या बाई स्क्वायर ऐड कर दिए, बाएं साइड ऐड किए तो दाएं साइड भी ऐड करना पड़ेगा सर। अब आप बताना एक्स स्क्वायर -2x बाई प्लस बाई स्क्वायर क्या हो गया, तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर हो गया सर, और दाएं साइड कितना है, तो 84 प्लस बाई। अब देखिए एक्स माइनस बाई का तो वैल्यू दे ही रखा है यार, एक्स माइनस बाई कितना है -10 है, तो -10 का स्क्वायर करिएगा 100, और 84 प्लस बाई। 84 इधर आके घटेगा तो बाई स्क्वायर बराबर 16, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा बाई का ही वैल्यू पूछा था। अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। देखिए कहा मिस्टर एक्स की मासिक आय 26,500 है और मासिक खर्च 20,500 है। अगले वर्ष उनके वेतन में 12% की वृद्धि होती है और खर्च में 6% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये पूछा है। तो देखें यार एक तो तरीका है कि आप इतने बड़े नंबर के साथ सवाल को सॉल्व कर लीजिए, और बार बार हम ऐसा सवाल सेट में कराते रहते हैं कि सर अगर परसेंट के रूप में रिजल्ट मांगा हो तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। अगर ये चीज आपको पता होता तो सर थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है यार, और कुछ नहीं। तो इनकम दिया है कितना, देखिए तो ए का इनकम दिया है 26,000, सर खर्च ये है खर्च कितना दिया है 20,500। तरीका है कि सर आय में से खर्च घटाइएगा बचत आएगा, जैसे जैसे बोलते गया करते जाइए, पर इतना बड़ा नंबर के साथ अगर कैलकुलेशन करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा वो चीज़। आप यहाँ पर आपको पता है सर परसेंट में रिजल्ट मांगा है, रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, सर रेशियो ले लेते हैं इसका, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटिएगा 5 पचे 25, 5 एकम सर 5 चौक 20, 5 एकम 5, यानी इनकम 51 है, खर्च 5 चौक 20, 5 एकम सही, 5 पचे 25, 5 तिया 15 होगा ना, सब दिक्कत। 53 में से 41 जाएगा, कितना बचेगा 12, बचत है कितना। अब आगे कहा कि सर अगले वर्ष वेतन में 12% वृद्धि हुई। अच्छा वेतन अगले साल 12% बढ़ गया, वेतन कितना बढ़ा है 12%, तो 53 का अगर 12% आप निकालिएगा तो आप बोलेंगे सर 12 तिया 36, 12 पचे 60, 3 63, और सर परसेंट हटाइएगा तो डेसिमल दो, अरे भाई मेरे 53 का 12%
तो 12 तिया 36, 12 पचे 60 3 63, परसेंट हटाइएगा तो 2 अंक से पहले, चूंकि परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100, 2 जीरो हटाएंगे डेसिमल 2 अंकों से पहले आ जाएगा। देखिए अब इसका खर्च जो है, खर्च कितना इंक्रीज कर गया है, तो खर्च जो है 6% बढ़ गया। तो 41 का 6%, 6 एक कम 6 चौक 24, परसेंट हटाएंगे डेसिमल 2 अंकों से पहले, खर्च इतना बढ़ गया। आप पहले हर दिन जितना कमाते थे ना, उससे 6.36 एक्स्ट्रा इनकम हुआ है आपका। खर्च 2.46 एक्स्ट्रा हुआ है। तो सर इतना एक्स्ट्रा कमाए, इतना एक्स्ट्रा उड़ाए, तो कितना एक्स्ट्रा बचाए होंगे? तो सर इसमें से घटाइएगा तो 0, और ये 9, सर यहाँ पे 3, यानी कि सेविंग जो है 3.90 एक्स्ट्रा हुआ है। तो 3.90 सेविंग बढ़ गया है, कितना से? 12 से। परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो 100 से गुना। 2 जीरो से सर डेसिमल कैंसिल, 12 से काटिएगा तो 12 तिया 36, 36 3 जीरो, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 32.5, 32.5% ऑप्शन। तो अच्छा सवाल था, ऐसे करिएगा, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी आप जैसे कर। देखिए का साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं का इतना गुना हो जाती है। अच्छा 2 वर्ष 6 महीना कहने का मतलब 2.5 वर्ष ना हो गया? 2 वर्ष 6 महीना यानी कि 2.5 वर्ष हो गया। 2.5 वर्ष कहने का मतलब 5/2 ईयर। कहता है सर इतना हो, कोई धनराशि 17/10 गुना हो जाती है यानी कि प्रिंसिपल अगर 10 है तो हो गई यानी कि अमाउंट 17 है। तो आप बताना साधारण ब्याज कितना होगा? तो 7 हो जाएगा सर, और ब्याज बराबर होता है पी आर टी। टी दिया है कितना? 5/2 बट्टा सर 2 पचे 10, 5 पचे 25 चौक 100, क्रॉस करेंगे तो रेट आ जाएगा 7 चौक 28। ओके चलिए का एक व्यक्ति पी से क्यू तक 50 के गति से यात्रा करता है। अच्छा ये पी है, पी से क्यू तक गया है, पी और क्यू है। पी से क्यू तक गया है कितना के स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर के। और कहा कि सर अपनी गति में 60 के वृद्धि करके वापस आता है। यहां से जब लौट रहा था तो स्पीड 60% बढ़ा लिया। अच्छा 50 का 60% निकालिएगा 30 ना, 50 का 60% 30, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 पचे 30 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। तो पहले 50 था, 30 बढ़ाकर स्पीड कर लिया 80। सवाल का एवरेज स्पीड, सर समान दूरी को अलग अलग स्पीड से तय किए तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो सर आप बोलेंगे एवरेज स्पीड होगा 2x बाई बट्टा x प्लस बाई। 80 या 50 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 पचे 40 दूना 80 यानी 800 बट्टा 13, 13 छक 78, 6 यानी 6, 6 एक ही ठो है ऑप्शन। सही है? सही है ना? 13 छक 78, 2 जीरो, 13 कहाँ सही है? ऑप्शन बी। देखिए का एक पुलिसकर्मी ने 450 मीटर के दूरी पर एक चोर को देखता है। जैसे सपोज पुलिस वाला यहाँ है और इससे 400-450 मीटर के दूरी पर चोर है, यानी कि पुलिस वाला और चोर के बीच का गैप कितना है? तो 450 मीटर का है। आगे कहा कि पुलिस वाला ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। अब भाई पुलिस वाला पीछा कर रहा है तो चोर भागेगा ही। अब आगे सवाल में कहा कि चोर की गति का पुलिसकर्मी के गति से अनुपात 7:8 है, तो कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? देखिए यार रेशियो दिया है, तो रेशियो तो यूनिट लेस होता है, अपने हिसाब से जो मन करे वो मान लीजिए। डिस्टेंस मीटर में दिया है तो मान लेते हैं चोर का चाल है 7 मीटर पर सेकेंड और पुलिस वाला का चाल है 8 मीटर पर सेकेंड। आप बताना चोर और पुलिस के बीच 450 मीटर का फासला है। कितने देर में चोर और पुलिस के बीच 450 मीटर का फासला है, चोर भाग रहा है, पुलिस वाला पीछा कर रहा है, तो कितने समय में पकड़ेगा? यानी पकड़ने में लगा समय, समय होता है दूरी यानी डिस्टेंस 450 अब बट्टा स्पीड। सर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा यानी 8 में से 7 गया कितना? 1, यानी कि आ गया 450 से में पकड़ लेगा। आप बताइए पुलिस वाला पीछा करना शुरू किया और 450 सेकंड में पकड़ लिया, तो 450 सेकंड में दूरी कितना तय किया होगा? तो सर पुलिस वाला का चाल है 8 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलकर 450 सेकंड में कितना दूरी तय किया? तो दूरी चाल गुना समय, चाल गुना समय जीरो। 8 पचे 40, 32 36, 100 मीटर पे। किलोमीटर में आंसर मांगा है तो मीटर को किलोमीटर में लाइएगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यानी 3.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी। क्लियर है? चल देखिए का ए बी सी
त्रिभुज ABC, बी पर एक समकोण त्रिभुज है, बी पर ये समकोण, ये बी हो जाएगा सर, सी का tan A यहाँ पे मिसिंग है, ये 5/12 है, tan A 5/12 है, तो सर tan A ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल दिया है tan 5/12। अच्छा tan होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर P/B होता है, और राइट एंगल में सर जो एंगल लेते हैं उसके सामने लंब, ये एंगल ले रहे हैं तो ये सामने वाला ये लंब हो जाएगा कितना 5, और आधार कितना है 12, तो 5/12 तो ये कर्ण कितना 13, क्योंकि 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण 13 है। अब आपसे पूछा कि साइन A प्लस साइन, लिख ही देते हैं, साइन A प्लस साइन B प्लस साइन का वैल्यू निकालना। अच्छा साइन होता है P/H ना, साइन क्या होता है P/H, तो ए के लिए जरा बताइए, तो ए के लिए ये लंब होगा, होगा ना 5, तो 5 अब बट्टा कर्ण एच, एच कौन है तेरे, यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कई बार बच्चा गलती कर देता, ये साइन बी है, तो बी के सामने लंब मत ले लीजिएगा, बी 90 डिग्री है, एंगल पता है, कोण बी क्या है, समकोण 90 है, और 90 के सामने कर्ण होता है, तो इसका वैल्यू पता ही है, कोण बी 90 डिग्री है, और आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, अब प्लस साइन सी ये वाला एंगल, तो जो एंगल ले रहा है इसके सामने लंब हो जाएगा, तो सी के लिए लंब 12 है, तो साइन P/H, तो P है 12 और H कितना, सर एलसीएम तो हो जाएगा 13, 5 13 एकम 13, 5 13 18, 18 और 12 तो हो जाएगा 12 दूना 6/13, 13 दूना 26, 4 हो जाएगा, तो सही 4/, ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखिएगा, बी ऐसा मत बोल दीजिएगा कि बी है 90, सर यहाँ बी के सामने ये लंब हो जाएगा, लंब लिख लिया है 13, बैठल है कि कर्ण कहाँ है, तो सर ये एंगल पता है समकोण है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। देखिए 1200 मीटर के दौड़ में बाइक बी को 100 मीटर से हराता है, कहा 1200 मीटर के दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया, इस बात का मतलब क्या है, समझ पा रहे हैं कि 1200 मीटर जब ए कंप्लीट कर लिया था, बी 100 मीटर से हरा, यानी कि जितना देर में ए 1200 कंप्लीट किया, बी 100 मीटर पीछे ही रह गया था, यानी कि जितना देर में ए 1200 दौड़ा है उतना ही देर में बी कितना दौड़ा है 1100। कहा सर 1200 के दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया, यानी कि जब तक ए 1200 कंप्लीट कर लिया था, बी 100 से हार गया, यानी उस टाइम तक बी 1100 मीटर ही दौड़ पाया होगा, मानते हैं बात को, क्लियर है। अब आगे बढ़िए सर, कहा 600 मीटर के दौड़ में बी ने सी को 100 मीटर से हराया, वही बात है कि 600 मीटर के दौड़ में बी ने सी को 100 मीटर से हराया, यानी कि बी जब 600 कंप्लीट कर लिया था तब सी 100 से हार गया, यानी उस टाइम तक सी ने कितना दौड़ा होगा 500, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखें सर, 2 0 से 2, यहाँ भी रेशियो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ बी का वैल्यू 11 है, यहाँ बी 6 है, तो इक्वल करने के लिए 6 से ऊपर में कर दीजिए, तो 12 छक 72, 11 छक 66, 11 से नीचे करिए, 11 छक 66 तो ही गया, 11 पचे यानी कि ए 72, बी 66 और सी 55। आगे सवाल मेन यहाँ से है, कहा कि ए 72 100 मीटर के दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देता है, तो कहा सी के चाल का गणना करें, कहा कि सॉरी 72 100 नहीं, 720 मीटर के रेस में ए ने 720 मीटर के रेस में सी को 30 सेकंड से हराया, कहने का मतलब कि ए जब रेस कंप्लीट कर लिया था, यानी ए जब फाइनल बिंदु पर पहुंच गया था, उसके 30 सेकंड बाद सी पहुंचा, तभी ना सी 30 सेकंड से हार गया, यानी ए के पहुंचने के 30 सेकंड बाद पहुंचा होगा, तभी 30 सेकंड से हारा है। तो आप बताइए ए 720 दौड़ा है, ए कितना दौड़ा है 720, तो आप बताइए इसका 10 गुना है, अगर इसका 10 गुना है तो सी अगर 55 दौड़ा है, तो सी का 10 गुना करिएगा, 10 गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 550, यानी कि जब ए 720 दौड़ा है उस टाइम तक सी 550 ही दौड़ा है, यानी कि सी कितना मीटर से हार गया, तो सर आप बोलेंगे सर जी सी हार गया कितना से 170 मीटर से हारा, तो डिस्टेंस में 70 मीटर से हारा, पर टाइम के है कि 30 सेकंड से हारा, तो सर डिस्टेंस में कितना पीछे रह गया 170 मीटर पीछे रह गया ए से, और समय में 30 सेकंड पीछे रह गया, यानी कि 170 मीटर डिस्टेंस तय करेगा कितने देर में 30 सेकंड में, तो सी का चाल आ जाएगा कितना 17/3 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं हो, करते हैं। देखिए 13, ये अच्छा सवाल है यार, एक तो तरीका है कि एंगल कुछ लेके सवाल को बना ले, लेकिन अगर आप इसको सरसरी निगाहों से देखेंगे
तो पूरे के बट्टा में सर 2 है, यानी कि 2 से दोनों को बारी-बारी भागा डिवाइड करेंगे तो 1/2 और -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बाई 2 sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, cos x है और वहाँ sin x है। तो 1/2 cos कितना डिग्री 1/2 होता है? तो आप बोलेंगे सर cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 cos x और माइनस सर ये 3/2 sin कितना डिग्री √3/2 होता है? तो आप बोलेंगे सर sin 60 डिग्री। अच्छा, ये देख के आपके मन में कुछ आ रहा है? आ रहा होगा क्या? सर cos a प्लस b बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर cos a प्लस b बराबर होता है cos a इन cos b माइनस sin a इंटू कोई दिक्कत? आप बोलेंगे। तो आप बताना cos a यानी एंगल a का काम कर रहा है 60 डिग्री, b का काम कर रहा है sin a इंटू sin b यानी a 60 डिग्री और b कितना डिग्री है? तो सर cos a प्लस b यानी cos 60 प्लस x और 60 को अगर रेडियन के रूप में लिखिएगा तो पाई गुना पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई, तो 60 को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 60 तिया 180 यानी कि पाई बटा 3 और प्लस कितना? तो cos पाई/3 प्लस x पाई/3 प्लस x ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए तो गलती यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना है। ये 702 को ए बी सी के बीच में दिया गया है। कहा सॉरी ए बी सी नहीं, राम रमेश और नरेश में 1/3 1/4 1/6 के अनुपात में बांटने के बजाय, यानी देखिए ना कुछ पैसा है, कितना है 702 रुपया है जो राम रमेश रमेश और नरेश के बीच में 1/3 1/4 1/6 के अनुपात में बांटना है। रेशियो भिन्न के रूप में दिया, इंटीजर बना लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 चौक 12 4 तिया 12 और 6 दूना 12 यानी तीनों के हिस्से का रेशियो आ गया कि राम रमेश और नरेश के बीच में कुछ पैसे को इस रेशियो में बांटना था। एक्चुअल में बांटना था 4 3 और 2 के अनुपात में, लेकिन कहा गलती से 3 4 6 के अनुपात में बांट दिया। गलती से किस रेशियो में बांट दिया? 3 4 और 6 के अनुपात में बांट दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, बांटना था एक्चुअल में 4 3 2 के अनुपात में, पर उसी पैसे को आपने गलती से बांट दिया 3 4 और 6 के अनुपात में। सवाल का किसको सबसे ज्यादा और कितना फायदा होगा? तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? देखिए तो राम को 4 था 3 सर नहीं, रमेश को 3 मिलना था पर मिला 4, नरेश को 2 मिलना था पर मिला 6, यानी देखने से लग गया। पता है यहाँ पे नरेश को मिलना था 2, छोड़िए ऐसे समझ लीजिए 2 पर मिला कितना? तो नरेश को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये तो क्लियर है। अब सवाल कहा कि कितना फायदा होगा? नरेश दो दो जगह है, एक ही जगह तो है सर, हो जाएगा सी। एक ही जगह है नरेश रमेश राम राम, तो हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो आप बताइए सर टोटल पैसा है कितना? तो आप बोलेंगे सर टोटल पैसा है 700। ठीक है, अनुपात में टोटल कितना है सर? यहाँ 4 और 3 7 और 2 ई का सॉरी एन का हिस्सा निकालना, सते 7 आठी 16 2 सते 14 और 1 15 156 रुपया मिलना, एक्चुअल में मिलना था 156, लेकिन 702 रुपए को गलती से इस रेशियो में डिवाइड कर दिए, तो इस को मिलाकर टोटल कितना है? 3 4 7 6 को कितना मिला? 13 से 13 छक 13 छक 78 ना, 13 छक 78 13 पचे 65 65 5 और 2 13 चौक 52 सर, यहाँ 6 चौक 6 पचे 30 और 2 32, यानी मिलना था सर 156 रुपया, मिल गया 300, यानी कितना रुपया ज़्यादा मिल गया? तो आप बोलेंगे सर देखिए कितना ज़्यादा मिल गया, तो सर मिल गया कितना ज़्यादा? 168 रुपये। कितना ज़्यादा मिला? 168 और है भी, पर केवल एक ही ऑप्शन में नरेश था तो मार के निकल जाना है, लेकिन वैल्यू भी निकालना है तो आप निकाल। 6 सेंटीमीटर अभी पढ़े, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 ब्रीथ है, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला क्या ब्रीथ है? 3 ब्रीथ है, 3 ब्रीथ है तो 3 दूना 6 यार, अब प्लस 2 पाई यार, आर 6 है तो 6 छक 36 अब प्लस
आर 6 तो 6 दूना 12 पाई, 36 प्लस 12 पाई। देखिए का ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो कौन सा अनुपात ए और सी के बराबर होगा? तो जनरल तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अलजेब्रिक फॉर्म दिया है, वेरिएबल दिया है, तो आप यहाँ पर इसका वैल्यू भी रख के सवाल को बना सकते हैं। अच्छा, ये दोनों रेशियो अगर बराबर है तो वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ए बी सी और डी का। सर ए अगर 1 है, बी 2 है, तो सर सी ले लेते हैं 3 और। देखिए ए बी सी डी वैल्यू अलग अलग, चूंकि 4 वेरिएबल है तो इनका मान अलग अलग लेना पड़ेगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि सर जो रेशियो बाएं साइड वही ना, दोनों ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। तो देखिए ए इज टू बी 1:2 लिए तो सी इज टू दी 3:d कितना 3:6 रेशियो लेंगे तो 1:2 ही हो जाएगा ना। तो ए इज टू बी 1:2, इज टू डी भी 1:2 है, लेकिन वैल्यू 3:6 ले लिए। ए का मान 1, बी 2, सी और डी कितना है 6, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी पूछा है तो ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना। अब जिस ऑप्शन में ए बी सी डी रखने पर 1:3 आएगा वही आंसर हो जाएगा यार। तो यहाँ देखिए तो ए कितना है 1, डी कितना है 6, बी कितना है सर 2, सी कितना है सर 3, 2:3, ये भी नहीं। सर ए प्लस डी, A1 D 6 और 1 है, B2 C 3, 2 3 5 7 5, ये यहाँ A+B 3, C+D 1:, कोई दिक्कत नहीं। देखिए का एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का एरिया इतना है, उसके त्रिज्य, थोड़ा सा 1 मिनट यार। ये ये था। देखिए का एक त्रिज्य खंड का एरिया इतना है, त्रिज्य खंड का कोण इतना है, तो रेडियस निकालना है। सर त्रिज्य खंड का एरिया क्या होता है, थीटा बट्टा 300, थीटा बट्टा कितना 100, थीटा बट्टा 300 पाई, लेकिन एरिया दिया है कितना, पाई का वैल्यू 22/7 यहीं पे रख देते हैं। पाई यानी 22/, कोई दिक्कत नहीं। 6 छक 22 तिया 2 तिया 6, R बराबर 3 तिया 9/7।
वृत्त का त्रिज्या है, क्या कर दिए पाई आर, पाई आर स्क्वायर, थीटा 300, थीटा है 60 डिग्री बट्टा 300 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 22 8 6, आर स्क्वायर बराबर जरा बताइए तो 6 3 18, वार बराबर 18, 9 दूना 9 का वर्गमूल 3 और 2 सते 14 टूट। देखिए का 100 पदों का योग निकालना है, थोड़ा सा जरा अपना बुद्धि दौड़ाइए, इसमें क्या कर सकते हैं। 100 पदों का योग बोला है, एपीजीपी तो लग नहीं रहा डायरेक्ट कुछ, तो आप दो दो टर्म को कंबाइन करके चलिए, दोनों को ऐड करेंगे तो सर 1 - 2 कितना हो जाएगा माइनस, सरली इन दोनों को ऐड करिए तो सरली इन दोनों को ऐड करिए, टोटल इस सीरीज में 100 टर्म है, दो टर्म को मिलाकर हमने एक टर्म बनाया है, तो 100 टर्म है टोटल, दो टर्म से एक टर्म बनाया, तो इस टोटल कितने टर्म होंगे, तो आप बोलेंगे सर 50, तो -1 -1 -1 50 बार जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है सर। तो जब भी इस तरह का ये सिंप्लीफिकेशन आ जाए ना, तो इसको थोड़ा सा आराम से करना, नहीं तो प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, पूरा काम खराब हो जाएगा। और आपको पता ही है, इसका तो रूल पता ही होगा, जैसे यहाँ पे सर पहले भाग वाला काम करना पड़ेगा, तो पहले अगर इन दोनों को अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मेंटली, सर 5/2 डिवाइड 2/5 है, तो डिवाइड के जगह अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 5/2 है, पर डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और यहाँ इनटू में है 1/5, 5 से 5 कट गया तो ऊपर में बच गया है कितना, 5/4, अब माइनस, देखिए अब पहले डिवाइड का काम करिएगा सर, इसको अगर आप देख पा रहे हैं सर, ये है कितना 1/5, और डिवाइड के जगह अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 5/3, 5 सर ये 5 से 5 कट जाएगा, क्लियर है, और इनटू में ये है कितना, तो 5/2, सर ये आ जाएगा कितना, 5/6 बट्टा में, सर यहाँ इन दोनों को अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइड वाला पहले पकड़ना पड़ेगा आपको, तो 2/5 गुना करेंगे, गुना करिएगा तो 5/1 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 2 बच जाएगा केवल, और माइनस, इन दोनों को अगर देख पा रहे हैं डिवाइड वाला, तो ये है सर 5/2, अब गुना 4/25, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई देंगे तो 2 दूना 4, और ये 5 5, यानी कि ये 2 और 1/2 से गुना कर देंगे, इस 1/2 से गुना कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/, और प्लस यहाँ भाग वाला को पहले पकड़िए, तो सर 1/2, 5 तो गुना 1/1, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 5 तिया 15, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 15 में से 10 गया, अब बट्टा में एलसीएम हो जाएगा कितना, 20 दूना 40, ओके, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 40 में से 4 गया 36, 4 पचे 36 5 एक, 5/12 गुना 20/41, तो सर ये 4 तिया 12, 4 पचे 20, 5 पचे 25/123, 25/123, ऑप्शन डी। इतना काम करना ही पड़ेगा, ये टाइम टेकन रहता है, ये देख ही रहे इतना बड़ा है, तो आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे सवाल पेपर में आए तो या तो लास्ट में करिए, थोड़ा टाइम बचा है तो लास्ट में करिए, और नहीं तो इसको आप स्किप करिए, अगर टाइम है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर पड़ेगा, टाइम थोड़ा लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और बच्चा थोड़े ना है, आपको बहुत कम हमको समझाना है, इसलिए इतना लिखे, नहीं तो बहुत सारा चीज़ आप मेंटली भी कैलकुलेशन कर सकते थे। देखिए का पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा गया है, पी का 20% जो है क्यू के 40% में ऐड किया, क्यू के 40% में ऐड किया, तो का परिणाम जो है ये क्यू का क्या परसेंट आता है, 80%। अच्छा तो पी का 20% बराबर
क्यू का 40% उधर जाके घटेगा तो क्यू का बचेगा क्या? 80 में से 40 घटेगा तो 40% ही ना। तो 20 दूना 40, 20 से कम 20, तो पी और क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा? 2। तो सवाल का पी क्यू का कितना परसेंट है? तो पी है 2, क्यू का यानी 1 नीचे परसेंट। देखिए देखिए यार, का एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। शुरुआत में 25% के लाभ पर गेहूं बेचा था। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपया घटा देता है तो उसे 25% हानि होता है। सुनिए ना, पहले 25% लाभ पर बेच रहा था, आज 40 रुपया कम में बेचा, जिसके कारण आज 25% हानि। तो सर पहले 25 लाभ हो रहा था, अब 25% हानि हो रहा है, तो दोनों समय के विक्रय मूल्य का अंतर कितना? प्रॉफिट लॉस दो चीज है तो जुटेगा ना। तो 25 25 कितना? 50% का डिफरेंस है। पर रुपए में क्या रुपए का डिफरेंस? 40 रुपये। 50% 40 रुपये। तो कहा कि गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है। अगर क्रय मूल्य बोले होता है यानी 100%, पर विक्रय मूल्य पूछा है कि शुरुआत वाला विक्रय मूल्य, तो शुरू में 25% लाभ पर बेच रहे थे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125% का 40/50, 25 सर जीरो। तो एक तरीका कुछ लोग को अगर ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करिए कि क्रय मूल्य है कितना? 100 होता है। सर शुरुआत में 25% लाभ पर बेच रहे थे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 125। 40 रुपये आप विक्रय मूल्य को कम कर दिए, जिसके कारण 25% हानि होने लग गया, यानी कि अब आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 75 यूनिट। आप बताइए, पहले विक्रय मूल्य था 125 यूनिट, अब विक्रय मूल्य है 75 यूनिट। तो मेरे प्यारे विक्रय मूल्य कितना घट गया? 125 से 75 हो गया, यानी घटा कितने का कमी हुआ है? 50 यूनिट का कमी हुआ। पर एक्चुअल में कमी है कितने का? 40 रुपये। 50 यूनिट 40 रुपये, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 40/50। तो का शुरू वाला विक्रय मूल्य बताइए, यानी 125 का वैल्यू निकाल। सॉल्व कर लेंगे, वैसे बनाइए, ऐसे बात एक ही है। क्लियर? देखिए कहा P/Q R/S T/U का रेशियो है 2/5। इसका वैल्यू, तो सर इसका रेशियो निकालेंगे, 4 से 4, 3 से 3 कटिए ना जाएगा, 7 से 7। तो P+R+T/A+S+U वही हो जाएगा 2/5, ऑप्शन सी। ऐसा क्यों सर? तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ मान लीजिए, एक चीज़ आप लोग को पहले से भी पता है, हमने बताया भी है। जैसे मान लीजिए यार कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6, ये तीनों भिन्न आपस में बराबर है क्या? आप बोलेंगे सर बराबर है। अब आपको बोले कि सर सारे भिन्न के अंश को, अच्छा प्रत्येक का मान 1/2, ये 1/2, ये भी अलग बात है, 2/4 छोटा करेंगे 1/2, ये भी 1/2। प्रत्येक फ्रैक्शन का वैल्यू 1/2 है। सर सारे भिन्न के अंश को ऐड करिए तो 1 का 2, 3 का 3, हर को ऐड करिए, 2 या 4, 6 या 6, 12 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। फिर सर इन दोनों को ऐड करिए, चूंकि इन दोनों को ऐड करके 3 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा ना, तो जीरो आ गया तो काम फ्रैक्शन खत्म ही हो जाएगा, जीरो बचेगा। तो हमने बोला कि सर जो चेंज अंश में करिएगा वही चेंज अगर हर में करिएगा तो इस भिन्न के मान में कोई पर, जो चेंज अंश में करेंगे वही चेंज अगर हर में करेंगे, जो परिणाम आएगा ना प्रत्येक भिन्न के मान के बराबर ही होगा। सारे भिन्न के अंश को ऐड किए, सारे भिन्न के हर को ऐड करने पर जो रिजल्ट आया ये इन तीनों भिन्नों के बराबर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे सर है। अब बोले कि सर इन दोनों को ऐड करिए, इसको घटाइए, यानी 1 - 2 + 3, दो चेंज ऊपर वही नीचे, तो 2 - 4 + 6, तो ऊपर 4 में से 2 गया 2, 6 2 8 में से 4 गया 4, काटेंगे 1/2, यानी सिंपल जो चेंज अंश में किए हैं वही चेंज अगर हर में करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रत्येक भिन्न के मान के बराबर होगा। तो अब जरा यहाँ पे एक बात बताइए आप, छोड़िए खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बन जाएगा आप लोग से, ठीक है ना? फिर कभी सेट में कर लेंगे। देखिए 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 30 बच्चा है जिसका औसत आयु 15 वर्ष है। कहा कि यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 के जगह 15 पढ़ ली गई थी। अच्छा एक्चुअल में एक बच्चा का एज 9 था,
एज कितना था 9, लेकिन पढ़ लिए कितना 15। तो आप बताइए सर 6 ज्यादा ना पढ़ लिए, तो योग में 6 का वृद्धि हो गया, एवरेज में कितने का वृद्धि हुआ, तो योग को एवरेज में लाइएगा तो नंबर से डिवाइड करना पड़े। एवरेज बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या। तो एक बच्चा का आयु 9 था पर 15 पढ़ लिए, यानी 6 ज्यादा पढ़ लिए, तो योग में 6 का वृद्धि हो गया, तो एवरेज में कितने का वृद्धि, योग को एवरेज में लाइएगा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/5 यानी 0.2, एवरेज 0.2 बढ़ गया था और बढ़कर आया 15। तो अगर अपना गलती सुधारिएगा तो 0.2 हटाना पड़ेगा ना, तो 15 में से 0.2 कम कर दीजिएगा, तो एक्चुअल में एवरेज कितना पॉइंट। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन है, अलजबरा है जनरली, पर सिंप्लीफिकेशन ही है। अच्छा 1 + x² है, 1 प्लस कितना है x², यहीं पे करते हैं 1 + x बट्टा 1 - डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो उल्टा हो जाएगा, x - 1 बट्टा, अच्छा x 1 - x4 पता है, 1 - x4 इसका फॉर्मूला होगा, जैसे मान लीजिए a4 - b4 बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², यही होगा। अगेन इसको और तोड़ेंगे, ये a + b इंटू a - b हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे सर हो जाएगा, बिल्कुल। आप बताइए। तो 1 - x4 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 + x, 1 - x² यानी 1 + x, 1 - x, 1 - x बट्टा में अब काटा पीटी मचा दीजिए यार। ये देखिए इससे ये कट जाएगा ना, यस कट जाएगा। और कोई कटेगा सर, आप बताना। 1 - x, यहाँ भी 1 माइनस कट गया। और क्या, अच्छा यहाँ x -1 है, अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस, और 1 - x से 1 माइनस बच गया, यहाँ माइनस है ध्यान से, और x है तो माइनस है, और बट्टा में 1 + x इंटू 1 + x क्या हो जाएगा, 1 + x का -x बट्टा 1 + x, ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है, सर पावर फ्रैक्शन के रूप में दिया है तो इंटीजर में चेंज कर लेना है। तो 3, 2, 6 और 12 से कटने वाला नंबर 12, 12 से सबको गुना करिएगा तो 14 के पावर 3 100 का आ जाएगा, 12 के पावर 2 6, 16 के पावर 6 दूना 12, आज 25 के पावर 12 एकम 12। तो कहा सबसे छोटा कौन है, तो ये 14 के पावर 14, 12 के पावर 6, 16 के पावर 2, 25 के पावर 1 सबसे छोटा है, यानी 25 के पावर 1 यानी 25 के पावर 1/2 ना, 1/12, सॉरी 25 के पावर 1/12, ऑप्शन। देखिए तो आयुष और अभिषेक के वजन का रेशियो, आयुष, आयुष और अभी, ये भी समझ जाइएगा, रेशियो है 8 अनुपात। आगे कहा यार अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, तो सर एक जीरो लगा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, जो नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। का अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया, अच्छा 50 का 40%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 4 पचे 20, बढ़कर हो गया कितना 70। आगे कहा सर आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ गया, तो यहाँ 100 दोनों का कितना है 80 या 50 130, कुल वजन 60% बढ़ गया, तो 130 का 60% कितना 78 बढ़ गया, 78 बढ़कर हो गया कितना 208। अब आगे सवाल में कहा है कि सर यदि कुल वजन 104 केजी हो गया, अच्छा टोटल वजन दोनों को मिलाकर टोटल वजन अब हो गया कितना 208, पर एक्चुअल में दिया है कितना 104 केजी। तो सवाल कहा कि बताइए वृद्धि के बाद आयुष का वजन, आयुष का नया वजन कितना। अच्छा एक बात बताइए, दोनों का टोटल वजन पहले था 130, अब बढ़कर हो गया कितना 208, अभिषेक का वजन अब कितना 70, तो सर टोटल वजन में से अभिषेक का वजन घटा दीजिएगा, अभी का वजन नहीं आ जाएगा, आप बोलेंगे सर आ जाएगा, तो 208 में से 70 घटाइएगा 138। तो कहा कि अभी का नया वाला वजन बताइए, तो 208 यूनिट बराबर 104 केजी, तो इसका आधा ना है यार, आधा है, तो इसका भी आधा करिए, तो 138 का आधा करिएगा तो 69 केजी, ऑप्शन।
देखिए कहा एक मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, 1:4। कहा मिश्रण में थोड़ा दूध और मिलाया गया, मिल्क और मिला दिए, तो कहा दूध और पानी का रेशियो 2। अच्छा मिल्क मिलाए हैं तो वाटर को सेम पड़ेगा, वाटर को जरा यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बाटर तो सर सेम हो गया, बाटर सेम हो गया। सवाल कहा कि बताइए बताइए प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाएगा, प्रारंभिक मिश्रण का कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया। तो सर दूध 1 था, हो गया 8, यानी कितना मिलाए हैं 7, 7 लीटर मिलाया। कहा प्रारंभिक मिश्रण का, तो का वाला नीचे, प्रारंभिक मिश्रण कितना था 5, तो 5 बट्टा में परसेंट 20 पचे 100, 20 सते 100। देखिए का विवेक सुबह 8 बजे 70 के चाल से चलना शुरू करता है, ये छोटा होगा। चलिए देखिए, कहा कि विवेक जी सुबह 8 बजे 70 के गति से चलना शुरू करते हैं, उसके 4 घंटे बाद 120 के चाल से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। ये CHSL 23 का ही जो मार्च में पेपर हुआ था उसका ही सवाल है ये। कहा कि विवेक जो है सर, यहाँ से विवेक चलना शुरू, विवेक कै बजे, तो आप बोलेंगे सर 8 बजे मॉर्निंग, यानी 8 AM विवेक चलना शुरू किया, कितना के चाल, 70 किलोमीटर पर आवर। और यहीं से चलना शुरू किए हैं अपना कौन, 4 घंटे बाद नीरज जी 4 घंटे बाद, विवेक 8 बजे चला है तो 4 घंटे बाद 12 बजे ना, और 12 बजे PM ना हो जाएगा। 12 बजे चला है कितना के चाल से, 120। तो आप लोग बस इतना बता दीजिए कि नीरज के चलने से कितना देर पहले विवेक चल दिया था, तो आप बोलेंगे सर 4 घंटा पहले। कै घंटा पहले चला है, यहाँ पे ये चला है 12 बजे और विवेक चला है 8 बजे, यानी नीरज के चलने से 8 घंटा पहले ही चल दिया है। तो 8 घंटा में विवेक कितना, तो 70 के चाल से चलकर, सॉरी 4 घंटा पहले चला है, तो 70 के चाल से चलकर 4 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 280 किलोमीटर। अब 12 बजे तक नीरज तो यही है, लेकिन विवेक उससे 280 किलोमीटर आगे जा पहुंच गया है। अब पीछे से नीरज पीछा करना शुरू किया, विवेक तो चल ही रहा है, पीछे से नीरज पीछा कर रहा है, तो बताइए कितने समय में पकड़ लेगा, यानी पकड़ने में लगा समय दूरी बट्टा चाल। सर सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा, यानी कि सर 0 से 0 कैंसिल, 5×5 = 25, 5×3 = 5 घंटा, 5×3 = 5 घंटा कहने का मतलब हुआ 5 घंटा। आवर को मिनट में लाइएगा 60 से गुना, 12×5 = 60, 12×3 = 36, यानी 5 घंटा 36 मिनट में पकड़ लिया। तो कहा कितने बजे पकड़ा है ये बताइए, तो सर 12 बजे पीछा करना शुरू किया है और 5 घंटा 36 मिनट बाद पकड़ लिया, 12×5 = 17, यानी कि 5 बजकर 36 मिनट में पकड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट कहा नीरज और विवेक शाम 5:36 बजे एक दूसरे से मिलते हैं, ये तो सही है। आगे कहा शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक द्वारा तय की गई कुल दूरी। अच्छा एक बात बताइए, नीरज चला है मॉर्निंग के 8 बजे, शाम के 4 बजे तक उसने टोटल कितने घंटे चले हैं, तो आप बोलेंगे सर चार, मॉर्निंग में 8 बजे चला, शाम के 4 बजे तक विवेक टोटल 8 घंटा चला है। विवेक का चाल है 70, तो 70 के चाल से चलकर विवेक 8 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 8×7 = 56, 560 किलोमीटर। अच्छा नीरज चला है 12 बजे, तो शाम 4 बजे तक नीरज कितना देर चला होगा, 12 बजे से शाम 4 बजे तक नीरज कितना देर चला होगा, 4 घंटा। तो सर 120 के चाल से चलकर 4 घंटा, 4 घंटा में 12×4 = 48, 0, 8, 6, 14, 5, 4, 9, 1, 10। लेकिन सवाल में कहा है कि सर शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 है, पर एक्चुअल में कितना तय किया, 1040। तो ये तो पहला स्टेटमेंट। देखिए का ए और बी मिलकर एक कार्य को x दिन में, ए और बी मिलकर काम कै दिन में कर देगा, x दिन कर देगा। ए अगर अकेले करेगा तो x + 8 दिन लगेगा, और बी अकेले करेगा तो x + 18 दिन लगेगा। तो कहा दोनों मिलकर जो है 5/6 भाग काम कितने दिन में, ए और बी मिल, ए अकेले करेगा तो 8 दिन, बी अकेले करेगा तो इससे ज्यादा लग रहा है 18 दिन। तो दोनों मिलकर कितने करेगा, तो √√a/b, यानी 18×8 होता है, 144 का वर्गमूल कितना, 12 दिन। ऐसा सवाल पहले भी बहुत बार कराए। तो ए और बी मिलकर काम कर देगा कितने दिन में, 12 दिन में। पूरा काम कै दिन में करेगा, 12 दिन में। पूरा काम कितने दिन में,
12 दिन में। तो पूछा है कि 5/6 भाग कै दिन में? तो सर पूरा काम 12 दिन में करेगा तो 5/6 भाग कै दिन में करेगा? 12 का 5/6 यानी कि 5 दूना। चलिए देखें लास्ट सवाल है, ये अच्छा सवाल है। कहा है कि एक समानांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है। अच्छा पहले 100 टर्म का योग आप बोलेंगे सर पहले 100 टर्म का योग कितना है? 50। पहले 100 टर्म का योग कितना है मेरे भाई? 50। पहले 100 टर्म का योग कितना? 50। पहले 100 टर्म का योग है 50। कहा कि सर पहले 200 पदों का योग 90। अच्छा पहले 100 टर्म का योग 50 और पहले 2 टर्म का योग अगर 90 है तो सर अगला 100 टर्म जैसे मान ये 100 टर्म है का योग 50 है और यहाँ से अगले 200 टर्म का योग 90 है तो ये अगला 100 टर्म का योग 40 है ना पूरा 200 टर्म का योग 90 तो 100 टर्म का अगर 50 है तो यहाँ से अगला 100 टर्म का योग कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 40 हो जाएगा। आप जरा बताइए तो सर अगले 100 टर्म का योग कितना? अगले 100 टर्म का योग हो जाएगा सर कोई बात दिक्कत नहीं। अब कहा कि श्रेणी के पहले 300 पदों का योग क्या होगा? एक बात बताइए, आप सबको पता नहीं? आज के बाद समझ लीजिए, ध्यान में रखिएगा इसको कि सर एपी में टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। ये सबको पता है कि टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। टर्म के बीच का डिफरेंस सेम तो होता ही है, साथ के साथ सम यानी कि एपी के टर्म के योग के बीच का भी डिफरेंस सेम होता है। तो आप बताइए पहले 100 टर्म का योग कितना है? 50। अगले 100 टर्म का योग कितना है? 40। तो कितने का कमी हुआ? 10 का कमी हुआ। यानी कि 100 टर्म के योग में 10 का कमी। तो अगेन नेक्स्ट जो 100 टर्म होगा उसके उसका योग क्या होगा? तो इससे सर 10 कम होगा। तो 40 से 10 कम कितना हो जाएगा? 30 कितना होगा? 30। समझ गए बात को? तो बताइए पहले 300 टर्म का योग कितना हो जाएगा? पहले 100 का 50 अगेन अगले 100 का 40 अगेन अगले 100 का 30। तो टोटल 300 टर्म का योग कितना? 50 या 40 90 या 30 100 हो गया ना? अच्छा सवाल था, इसको 1-2 बार करिएगा। तो आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद।